नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षाओं से जो पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भाग 3 और मूल अधिकार। मैंने आपको बार बार कक्षाओं में ये बताया है कि मूल अधिकार पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल अधिकार पढ़ने से आप अपने दैनिक जीवन में भी कभी भी अगर आपके सामने कोई परेशानी आए तो उसका आराम से सामना कर पाओगे। इसलिए आपको मूल अधिकार बहुत ज़रूरी हैं। अभी तक हमने जो मूल अधिकार पढ़े हैं वो 4 प्रकार के मूल अधिकार हमने पढ़ लिए। वर्तमान में हमें मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों? तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें प्राप्त है। उन 6 में से हमने 4 प्रकार के मूल अधिकार पढ़ लिए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार था वो हमने पढ़ लिया। दोस्तों अब आगे हम जो आज पढ़ेंगे वो 5वां मूल अधिकार पढ़ेंगे। देखिए 5वां मूल अधिकार है वो किससे संबंधित है और क्या चीजें हैं 5वें मूल अधिकार में। दोस्तों 5वां जो मूल अधिकार है वो क्या है? वो हमारी शिक्षा से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा का बहुत ही महत्व रखा गया है, इसलिए हमारे संविधान में भी शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार। दोस्तों शिक्षा व संस्कृति के मूल अधिकार, इसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। मात्र 2 अनुच्छेद हैं जिनके बारे में शिक्षा व संस्कृति की बात की गई है। देखिए क्यों महत्वपूर्ण, भारत बहुत बड़ा देश है और भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है ना। बहुत सारे राज्य हैं तो सभी राज्यों की भाषाएं अलग होती है, उनकी कला और संस्कृति अलग अलग होती है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद नंबर जो 29 है उस अनुच्छेद नंबर 29 में किस बात का प्रयोग किया गया है या अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्गों को, जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, किसका? अपनी भाषा लिपि, अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित व संरक्षित, आप ऐसा कर सकते हैं, सुरक्षित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा व लिपि। इसको महत्वपूर्ण बात तो यह है यहाँ पे कि ये भाषा और ये लिपि, ये प्रश्न ज्यादा आता है, को सुरक्षित रखने का अधिकार। देखिए इस जो हमने ये अनुच्छेद 29 लिखा है इसके अंदर क्या बात है कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम। दोस्तों संख्या में कम से तात्पर्य, जैसे आपने नाम सुना होगा जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, ठीक है। अब दोस्तों ये जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई जो संख्या में कम है, उन लोगों को अपनी शिक्षा व संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रखने का क्या है? अधिकार है। जैसे कि जो मुसलमान है वो क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। दोस्तों भाषा कौन सी हुई? उर्दू, है ना। लिखने का तरीका उनका है। बौद्ध, जैन आपने देखा होगा इनकी लिपि है जो अलग लिपि है ना। अपने बढ़िया जो गाँव में लिखता है वो अलग लिपि से लिखता है ना। तो अपनी अपनी लिपि को और अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का क्या दिया गया है दोस्तों? इनको अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी भाषा का और किसी भी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस उन भाषा और लिपि को संरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और बढ़ावा देने के लिए क्या है? आपको अधिकार दिए गए हैं आपकी इस लिपि को, आपकी भाषा को कोई नहीं छीने। कुल मिला के आपको ये बात है कि भाषा के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसकी लिपि कैसी है, उसकी बोली कैसी है, उस आधार पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी अल्पसंख्यकों के साथ क्या ना हो, भेदभाव ना हो। इसके लिए उनको क्या दिया गया? ये अधिकार दिया गया है। परंतु आपको इतना इसमें याद नहीं रखना, शॉर्ट तरीके से इतना से याद रखना है कि अनुच्छेद 29 में क्या है? भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों वो है अनुच्छेद नंबर 30। कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर 30 में किस बात का उल्लेख है दोस्तों? वो कि वो ऊपर वाली बात है कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो अल्पसंख्यकों
को क्या करना है कि वही है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि को संरक्षण हेतु क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग भाषा, लिपि के सुरक्षित संरक्षण और सुरक्षित करने के लिए लिपि हेतु शिक्षण संस्थाओं की क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, स्थापना करने का अधिकार। देखिए दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या, आप तो केवल ये समझिए कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि को सुरक्षित रखने हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया। जैसे आपने नाम सुना होगा अलीगढ़ विश्वविद्यालय, है ना, ठीक है। जैसे आपने की जो स्कूलें होती है, प्राइवेट स्कूल अधिकतर वो ईसाइयों की होती है। हमारे राजस्थान के अंदर अजमेर जिला है तो अजमेर के अंदर बहुत सारी स्कूलें हैं, वो सब ईसाइयों की है। जैसे भी आप नाम सुनोगे, जैसे जयपुर हो, है ना, तो जितने स्कूलों के नाम मतलब सेंट जॉन, सेंट थॉमस, है ना, ऐसी जूनी, सेंट जेवियर, ऐसे जितने स्कूलें हैं तो वो सेंट जिनके नाम लगा हुआ है वो अपने अपने संत किन के, ईसाइयों के नाम पे है। तो ईसाइयों के नाम के तो अपनी सिख भाषा, ईसाई मतलब अपनी भाषा को और अपनी लिपि को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करते हैं, उन शिक्षण संस्थाओं की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। परंतु दोस्तों अपने पहले ऊपर एक बात की थी 28 में कि शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं जाएगी, तो यहाँ धर्म की शिक्षा नहीं है, वो अपने किसको, कि अपनी भाषा और लिपि को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करें। जैसे हिंदुओं के लिए होता है दोस्तों संस्कृत पाठशालाएं होती है, संस्कृत महाविद्यालय होते हैं, वैसे ही मुसलमानों के लिए क्या होते हैं कि उनके लिए स्कूलें होती है, ईसाइयों के लिए भी क्या है, इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें हैं वो इसी के कारण बनाई गई है। तो ये दो प्रकार की है कि शिक्षा और संस्कृति का आपको जो मूल अधिकार दिया गया है दोस्तों, वो मूल अधिकार किसमें, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में मूल अधिकार की बात की गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं करनी है, 30, 29 और 30 को याद रखना है, भाषा और लिपि के नाम से आपको याद रखना है, ज्यादा इसके अंदर डीपली आने की आपको आवश्यकता नहीं। अपवाद है, अपवाद में अभी आपको ये कहा है कि अनुच्छेद 28 है, उसमें तो क्या कहा गया है कि शिक्षण संस्थान धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर आप कहोगे साहब इनमें भाषा ये क्या है, तो ये उसका क्या है, एक तरह से तोड़ कह सकते हो, आप क्या कर सकते हो, तोड़। तो इसका कई बार क्या हो जाता है कि दोस्तों इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, पर वो अलग बात है, उसकी बात बाद में अपन करेंगे। तो 29 और 30 आपके ये 5वां मूल अधिकार खत्म हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, है ना, ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, आपका लास्ट मूल अधिकार। और ये जो मूल अधिकार है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपने अभी तक जितने भी मूल अधिकार पढ़े हैं, ठीक है ना, अगर वो मूल अधिकार जब ही लागू रहते हैं जब ये आपके जो 6 नंबर वाला मूल अधिकार है, कौन सा अधिकार है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो है आपके संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 दोस्तों, ठीक है। अब आप कहेंगे अनुच्छेद 31 कहाँ गया, तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद नंबर 31 है वो लैप्स हो गया है। क्यों, कहाँ हटा दिया गया उसको, वो संपत्ति का मूल अधिकार था जो अब क्या नहीं है, शामिल नहीं है। तो हम अनुच्छेद 32 पे आ गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण है कि यदि यह अधिकार नहीं होता दोस्तों तो बाकी आपके अधिकार लागू नहीं हो पाते। मतलब आपने ऊपर जो सुनने में पढ़ने में वो मूल अधिकार अच्छे लगे हैं, वो जब भी लागू रहते हैं जब ये अधिकार लागू रहता है। अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, मतलब आपके मूल अधिकार छीने जाते हैं, आपका मूल अधिकार आप पे लागू नहीं हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कोर्ट में केस कर सकते हैं, वो इसी अनुच्छेद के तहत। मतलब और जितने भी आप किसी के मान लो आपके लड़ाई झगड़े का केस है वो कहाँ जाता है, आपके सेशन कोर्ट में जाता है। परंतु दोस्तों अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो इस अनुच्छेद 32 के तहत आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित केस कहाँ जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है डायरेक्ट आपके। तो ये इसकी खास बात है ना। तो इसमें ये जितने भी मूल अधिकार आपके ऊपर अपने पड़े थे उन मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों। क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो इसके तहत क्या है कि 5 प्रकार की हम रिटों के बारे में बात करेंगे। 5 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों।
कौन करता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब 5 वो तरीके हैं उसके पास जिससे वो आपके मूल अधिकार लागू करवा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो वो रिटों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले ये जो अधिकार है इसको कौन से को अनुच्छेद के जो 32 है, अनुच्छेद 32 को एक व्यक्ति है जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर। ये खूब बार प्रश्न आया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? इसको कहा है संविधान की आत्मा। क्या कहा है दोस्तों? संविधान की आत्मा कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और वो प्रस्तावना वाला मैटर है ना। सब प्रस्तावना में क्या उसके लिए क्या कहा गया है कि वो संविधान की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना। उसको क्या किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आएगा किसके लिए? अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है ना। तो इसमें क्या है? 5 प्रकार की क्या करता है? रिटें जारी करता है। उन रिटों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों पहले प्रकार की जो रिट है उसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षी। एक बार मैं इसको पूरा मिटा के सबको साथ लिखता हूं ना तो बड़ी पांचों आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। अब देखिए जो 5 प्रकार के अपन रिट की बात करते हैं, ये 5 प्रकार के रिट में एक साथ यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, फिर अपन एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली जो है वो रिट है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी हम केवल हिंदी में बात करेंगे ना। आप पहले इनको लिख लीजिए और फिर अपने एक एक के बारे में बात करेंगे अर्थ क्या होता है। दूसरी जो रिट है वो है परमादेश। दोस्तों तीसरी प्रकार की जो रिट है वो है प्रतिषेध। दोस्तों चौथा प्रकार की जो रिट है वह है उत्प्रेषण। ठीक दोस्तों, और 5वीं प्रकार की जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा। देखिए ये 5 प्रकार की जो रिट है इनसे क्या होता है दोस्तों कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से आप कह सकते हो ताकत है, उसके अधिकार हैं। इनके कारण ये आपके आम नागरिकों के मूल अधिकार क्या करवा सकता है? लागू करवा सकता है। देखिए लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, सब में एक ही लैंग्वेज आएगी, एक ही प्रकार की आएगी। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही शब्द को सर बार बार क्यों बोल रहे हैं। आप बहुत ईजी भाषा में समझिए ना। ईजी भाषा में कैसे समझेंगे तो आप वो देखिए कि मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप इसको नाम से पता चल रहा है आपको कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। मतलब आप उसको लॉकअप में नहीं रह सकते ना। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या लिखेंगे? बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा। जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ ले जाना पड़ेगा? न्यायालय में। आप लॉकअप में नहीं रख सकते। तो आपको 24 घंटे में आने जाने का समय काट के तो न्यायालय ये निर्णय करेगा कि वह व्यक्ति क्या है, अपराधी है या नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई पुलिस वाला पकड़ के ले जा नहीं सकता, आपको थाने में बंद नहीं कर सकता, आपको 2-4 दिन तक थाने में नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लेना पड़ता। कोई पुलिस वाला आपके हाथ भी नहीं लगा सकता, मारपीट आपके लिए नहीं की जा सकती। तो वो सब चीजें यहाँ लागू होती है। तो ये आपका एक अधिकार लागू हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि आपको बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। तो आपको छूट, और न्यायालय आपने अपराध किया है तो सजा मिलेगी, अपराध नहीं किया तो आपको छूट के आ सकते हैं 24 घंटे के भीतर। तो इससे हमको फायदा हुआ। सही बात समझे। दूसरा है दोस्तों परमादेश। क्या है? परमादेश। इसके नाम से पता चल रहा है हम आदेश देते हैं। इसका मैं तो केवल हिंदी में अनुवाद बता रहा हूं आपको। हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, इतने से समझिए आप। ये
हमारे भारतीय संविधान में सबसे बड़ी रिट है दोस्तों। सबसे बड़ी रिट का तात्पर्य है कि हम आदेश देते हैं, मतलब आदेश देते हैं, आदेश का मतलब अर्थ समझिएगा। इसमें उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को, मैं कह रहा हूं बार बार लैंग्वेज ये क्या है कि आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ नहीं। उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को, ठीक है, या उच्चतम अधिकारी निम्नतम अधिकारी को क्या करता है, आदेश देता है। अब इसका समझिए कि मान लो आपने हाई कोर्ट में कोई केस किया है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है कि भाई आपके यहाँ जो केस चल रहा है वो हमें भेज दीजिए, आपके दायरे में नहीं आता है, या आपके आदेश के लिए कि किसी काम को करने के लिए रोका जा सकता है ना, तो वो उसको क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। उच्चतम अधिकारी ना, मतलब एसपी सीआई को आदेश दे रहा है, सीआई कांस्टेबल को आदेश दे रहा है, कांस्टेबल करेगा तेरे क्षेत्र में ये काम नहीं आता तो इसको बंद कर दीजिए, आगे भेज दे फाइल, है ना। तो क्या है, उच्चतम अधिकारी निम्नतम अधिकारी को या उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को क्या देते हैं, आदेश देते हैं। परंतु दोस्तों ये आदेश दो व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। एक तो भारत के राष्ट्रपति पर यह रिट लागू नहीं होती है, और एक किसी भी राज्य के राज्यपाल पर दोस्तों ये रिट लागू नहीं होती है, क्योंकि इन दो व्यक्तियों के संवैधानिक पद है, इनको क्या नहीं दिया जा सकता, इनको आदेश नहीं दिया जा सकता। आई बात समझ में। फिर दोस्तों आगे है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। क्या मतलब होता है, मना करना। प्रतिषेध का तात्पर्य क्या है, मना करना। मना करने का तात्पर्य समझिए कि क्या होता है कि आपने कहीं मान लीजिए किसी केस किया किसी थाने में, और उस थाने में जब आपने केस किया तो वहां जो थाना अधिकारी था, वो अधिकारी आपने जिस पे केस किया उसका जानकार निकल गया, तो आपको क्या है कि पूर्णतः विश्वास नहीं है कि मुझे न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो आप फिर मतलब उस थाना अधिकारी के खिलाफ आप एसपी के पास जाएंगे, तो वो की वही लाइन ऊपर वाली लाइन नीचे लागू होती है। ऊपर अधिकारी निम्नतम अधिकारी को क्या करता है, वह आदेश दे रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि यह कार्य तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता है, इसे तुम क्या कर दो, बंद कर दो। तो ये उसके क्या मना कर लेंगे, आप उस केस को दूसरे थाने में ले जा सकते हो। तो मना किया ना, एसपी ने किसको मना किया, थानेदार को मना किया, या उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को क्या किया है, मना किया है। ये इसकी लाइन होती है। इतना समझना, आपको इतनी गहराइयों में इनके जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चौथा है उत्प्रेषण। ये चौथे प्रकार के रिट है, इसका मतलब होता है और जानकारी दीजिए, और जानकारी दीजिए। देखिए दोस्तों, और जानकारी दीजिए, उत्प्रेषण, और जानकारी दीजिए, इसका तात्पर्य से क्या अर्थ हुआ है, इसका तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए कि आपके कोई केस चल रहा था, ठीक है, अब केस चल रहा है, उस केस के अंदर क्या हुआ है कि कुछ तथ्य मान लो आपके सामने उजागर नहीं हुए और न्यायालय ने फैसला सुना रहा, तो न्यायालय क्या है कि उच्चतम अधिकारी निम्नतम अधिकारी, उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को कह सकता है कि आप हमें क्या है, और जानकारी दीजिए कि हम इसका सही फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और सबूत इकट्ठे करके ला के आइए ताकि हम उसका क्या कर पाए, निर्णय कर पाए। तो और जानकारी उसमें क्या हुआ है, मांगी जा सकती है कि क्या विवाद है, उस विवाद के अंदर कोई सबूत छुप तो नहीं रहा है, कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे सामने नहीं आई वो बाद में आए, तो इसलिए क्या है कि और जानकारी मांगी जा सकती है। ऐसा नहीं होता, कई बार आपने सुना है ना कि न्यायालय देता है कि हम फलाना थाना अधिकारी को ये निर्देश देते हैं कि इस जो ये केस, इस केस की तह तक जाए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करके लाके हमें सौंपे, उसके बाद क्या करेंगे, हमें न्याय करेंगे। फिर है नेक्स्ट अधिकार परीक्षा। इसका क्या अर्थ होता है, तुम्हें क्या हक है, तुम्हें क्या हक है, मतलब तुम्हें क्या अधिकार है। इसका मतलब होता है कि कोई भी आदमी जिस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, तो उस संवैधानिक पद पर बैठे रहने का उसको क्या अधिकार है, या आप उसको पूछ सकते हो। तात्पर्य ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं जा रहे थे, किसी ने पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, मैं पुलिस वाला हूँ, तूने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा, भाई आपको पूछे, तो आप उस पुलिस वाले से पूछ सकते हैं भाई आपकी वर्दी का है। आप पुलिस वाले इस बात का हमें क्या सबूत, हमें क्या पता, तो उसके बाद आइडेंटिटी होगी, उसका आधार, उसका जो कार्ड होता है उसको पता चलेगा ना। जैसे स्कूल, किसी स्कूल के अंदर कोई कहता है साहब मैं स्कूल का, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो हमें पता है कॉलेज में ऐसे प्राइवेट कॉलेज करके खोल के कोई बैठ जाएगा, परंतु किसी भी कॉलेज का जो प्रिंसिपल होगा उसके बाद डिग्री किसी होगी, डॉक्टर, नाम के आगे क्या होगा, डॉक्टर, है ना, वकील होगा, वो वकालत करा हुआ होगा, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको इस संवैधानिक पद पर बैठे रहने का क्या अधिकार है। थाना अधिकारी होता है, एसएचओ जो लगता है 2 स्टार 3 स्टार उनके पास होते हैं, तो वो एसएचओ कहलाता है, तो उसको क्या है कि आप पूछ सकते हैं क्या है। जैसे आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप पूछ सकते हैं ना, आप पढ़ा रहे हैं क्या अधिकार, तो भाई मैंने आप बीएड कर रखी, मुझे मेरे को लाइसेंस है आपको पढ़ाने का, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो हर चीज के लिए क्या हो, कुछ योग्यता होती है, तो उस योग्यता के लिए आप पूछ सकते हैं, तो ये अधिकार परीक्षा है ना। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करके क्या किया जा सकता है कि आपके मूल अधिकारों को लागू करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों को लागू करता है। दोस्तों ये तो थे आपके 6 मूल अधिकार जो पूरे कंप्लीट हो गए, परंतु दोस्तों अनुच्छेद नहीं हुए। मैंने क्या कहा 12 से 35 तक होते हैं, अपन ने कहां तक पढ़ लिए, 32 तक पढ़ लिए। अब अनुच्छेद रह गया कौन सा दोस्तों, मैंने पहली कक्षा में बताया था आपको, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, 31वां चला गया है।
नेक्स्ट हो गया। तो ये जो अनुच्छेद हैं दोस्तों ये सेना के लिए है, ये अधिकार किसके हैं, सेना के लिए अधिकार हैं, उनका प्रश्न आता है आपके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पूरे 35 तक हो गए, मूल अधिकार वाद्योग्य होते हैं, और आपके भाग 3 को आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कक्षा में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 4 आपके, उन भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।